आदाब नाज़रीन, रमज़ान और ईद को लेकर और बातें हो रही थी हमारी अल्लामा एजाज फर्रुख साहब से। लेकिन आज के दिन हम इनसे जानेंगे हैदराबाद की तहजीब के छुपे हुए कुछ पहलुओं के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अल्लामा एजाज फर्रुख साहब से। सर, एक और बार आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया नाज़रीन, आदाब। इत्र हर घर में जी ईद के दिन होता था। जी अच्छा, जब आपने इत्र की बात छेड़ दी तो उसके साथ एक और लवाजमा भी है, जी। पान। पान है जी। हाँ, पान है और सौंफ वगैरह होती है। ये तो सब जी। पान के साथ है। जी अब तो अलग अलग रखी जा रही जी हैं, हाँ, जी हाँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें जी तो हैदराबाद का कोई घर ऐसा नहीं जिसमें पानदान ना होता। कोई बड़ी से बड़ी देवड़ी को ले लें, बड़े से बड़े महल को ले लें, महल सरा को ले लें, इंतहा ये है कि घर की मामा को ले लें। सही। पान से किसी को मफर नहीं। और पान भी क्या, एक जुमला आप याद रखेंगी मेरा, जी। आप लोग, जी बेगम साहिबा के मर्तबे का अंदाजा उनके पानदान से होता था। जी, जी पानदान के कई डिजाइन, जी बड़ा गुंबदी पानदान, 2 मंजिला पानदान, मुनक्कश पानदान, जाली का पानदान, करीमनगर की महीन जाली का पानदान, फिर सिल्वर के भी पानदान हो जाते जी। थे, जर्मन सिल्वर के। गुज़िश्ता अभी आपने एक सवाल मुझसे किया था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि हैदराबाद की औरतें पर्दा नहीं, बुर्का नहीं पहनती थी। पर्दा तो करती थी, सख्त पर्दा करती थी, लेकिन बुर्का नहीं पहनती थी। घर की मामा बुर्का पहनती थी, अच्छा। बेगम साहिबा नहीं। अजीब लग रहा होगा मेरा ये हाँ, जवाब आपको, आप काफी ज्यादा। लोगों को। जी जी बुर्का सिर्फ घर की मामा जो खाना पकाने के लिए आती थी या ऊपरी काम के लिए आती थी, जी वो पहनती थी। और वो बुर्का सफेद होता था। अच्छा। जी, सियाह बुर्का नहीं होता था, जी सफेद बुर्का होता था। अजीब बात यह है कि वो मामा जब ऊपर से खुद को बुर्के में ढांक लेती थी तो उसके हाथ में पकड़ा हुआ तांबे का पानदान वो बुर्के में से अलग दिखाई देता था कि इसके हाथ में पानदान। पानदान है। अब पानदान के लवाजमात सुन लीजिए। पान तो है ही, सुपारी जिसे आप छालिया कहते हैं, जी भुनी हुई सुपारी अच्छा। और चिकनी सुपारी, जी उसको कत्थे में पकाया जाता है। फिर एक और चीज होती थी बल्ली। बल्ली। बल्ली, ये जो चिकनी को अगर आप दोहरा कर दें तो जैसे पेड़ से निकली थी, फिर उसको कत्थे में पकाया जाता था, उसे बल्ली कहा जाता था। ये बल्ली पान में भी खाई जाती थी तराश के, और शादियों में उसको चांदी के वरख में रखकर भी पानदान के साथ भेजा जाता था। जी और फिर ये कि आपने जैसा कहा, सौंफ, निर्मली, जौज, जौतरी, इलायची। गुलकंद, इलायची, लौंग, और खुदा सलामत रखे आप लोगों को परवान चढ़ाए। और उसके साथ साथ गुलकंद। हाँ जी, जी कभी कभी जी इत्र में ऊद का हाँ। या अंबर का जरा सा हल्का सा छींटा पान के अंदर। पान में। अच्छा। क्या दास्तान छेड़ी है आप लोगों ने मेरे साथ। मीर आलम यहाँ वजीर थे, जी जी वो सादार जंग अव्वल के नाना थे। अच्छा। निजाम अली खान के दौर में वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो एक मर्तबा बेगम साहिबा को कुछ कहलवाना था नवाब साहब से। ये मंडी मीर आलम है, आप जी। लोगों ने देखा है ये जी हाँ, मंडी जी मीर हाँ, आलम सब्जी है। मंडी है यहाँ। ये मीर आलम की मंडी का मतलब ये है कि वो मीर आलम के महल से मुत्तसिल थी, यही था उनका महल, यही हैदराबाद में। तो मीर आलम अपने मर्दाना हिस्से में बैठे अपनी मिसलें फाइल्स देख रहे थे, उसको डिस्पोज कर रहे थे।
देवड़ियों की शान और शौकत कभी और सुनिए। अब तो हम ईद में चल रहे हैं। जी हाँ। जी जी तो वो बेगम साहिबा उठी, उनको कुछ कहना था मीर आलम से, बड़ी जरूरी बात थी। तो उन्होंने एक पान बनाया। पान तो बना दिया, और उनका जो पसंदीदा इत्र था, जी 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 उठकर उन्होंने अलमारी खोली, जी जरा सा इत्र को रुई में डुबोया और अपनी अंगूठी के नीचे रख लिया। उसको पान बना दिया, मैं लगाया नहीं, बस पान बना दिया। और मुलाजिमा को आवाज करी, ए बुआ सुनो, ये जाकर नवाब साहब को दे आओ। वो चांदी की डिब्बिया में ढांक कर कश्ती में रख के खिदमत में आई। जैसे ही मर्दाना हिस्से में दाखिल हुई, सलाम करके मुजरा बजा लाकर जब करीब पहुंची तो पान पेश किया। पान तो सुबह मीर आलम साहब लेके आए थे जी अंदर से। अब ये जो नावक्त पान आया तो उन्होंने पान को ऐसे छुआ, छू के दहन में रखा और कहा कि दफ्तर बर्खास्त। खुशबू का असर। मिल गया था जी हाँ। आपने सुना? जी तो जी दक्कन में खुशबू से इतना रब्त था जी जी कि बेगम साहिबा के पसंदीदा इत्र की खुशबू का फाया अभी छुआ नहीं था पान को, लेकिन हाथ से हथेली की महक कह लीजिए उसे। जी 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 सही। वो तमाम उम्र हथेली में सनसनाता है, वो हाथ में आकर जो छूट जाता है। जी सही। तो वो एक हमारे अली अहमद जलीली ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा, हाथ जब से छुड़ा गया है कोई, जी उंगली उंगली महक रही है मियां। तो आपने महसूस किया कि खुशबू की क्या देर तक असर है। बहरहाल इत्र, जी पानदान में इन चीजों का तो मैंने तज़किरा किया आपसे। ये ऊपर की मंजिल है पानदान की, जी जी उसके नीचे एक जेरी मंजिल भी होती थी। अब उसमें 2 आने का सिक्का, 4 आने का सिक्का, 8 आने का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, छोटी अशरफी, दरमियानी अशरफी, बड़ी 1 तोले की अशरफी। अब बेगम साहिबा वो पानदान संभाले हुए, जी बेगम साहिबा के जैसा कि मैंने कहा मर्तबे का अंदाजा उनके पानदान से होता था। तो पानदान से फकत नहीं होता था, पानदान के खर्च से होता था। जब बेगम साहिबा बाहर जाती, किसी क़राबतदार से मिलने जुलने के लिए जाती, तो पीछे पीछे खादमा पानदान उठाए हुए अलग सवारी में जाती थी। ये था। तो ये इत्र के दिन, ईद के दिन, जी ये पानदान जी और ये इत्रदान, हर घर के इत्र की खुशबू अलग। जी हमारे पास हैदराबाद में तो इत्र कशीद होते थे। इत्र का मरकज लखनऊ और कन्नौज भी रहा है, वहां भी अत्तार रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान भर में किसी जगह मिट्टी का इत्र नहीं निकाला गया। हैदराबाद में यही निजाम अत्तार के पास जी मिट्टी का इत्र मिलता है, अब जी। भी मिलता होगा। जी मिट्टी से इत्र कशीद करते थे। तो आप पूछेंगे कि भाई मिट्टी से इत्र क्या क्या जी क्या? जी हाँ, क्या स्मेल होगी, क्या हाँ, क्या खुशबू होगी, क्या होगी? जी तो मैं आपसे ये कहूं कि जब जलती हुई जमीन पर पहली मर्तबा अब्र बरसता है, बड़ी सौंधी सौंधी तो जमीन से जो सौंधी खुशबू उठती है, और हैदराबाद वालों का हैदराबाद से लगाव देखकर निजाम अत्तार ने वो मिट्टी का इत्र कशीद किया, उसे कहते हैं मिट्टी का इत्र। अब वो मिट्टी का इत्र भी होता था, जी लेकिन ये तो मैंने बरसबीले तज़किरा कर दिया। अब आप मुझसे ये जाने, जी। ये पूछें जी कि ईद की सुबह कैसी? सही। ईद की सुबह कैसी? और सबसे पहले लेकिन- ईद की सुबह जब हो जाएगी तो फिर नमाज वगैरह के लिए जब लोग निकलते हैं तो वो माहौल कैसा होगा? लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि ये सवाल मैम का आज तारा का बाद में, इससे पहले जो एक चीज़ रमज़ान की हमसे छूट रही है, जी हलीम को लेकर। हाँ, ये हलीम की जो तारीख है, ये कब से है जी जी और ये क्यों ये मशहूर है वाकई सबसे ज़्यादा? काफी मजेदार, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मजेदार, ये टेस्टी क्वेश्चन tasty। आपने कहा है। जी सर। भाई ये
बात आपने जो छेड़ी है वो ज़ौक़ की भी है, जायके की भी है। सही जी जी, जी। हलीम हैदराबाद की नहीं है, जी अच्छा। नहीं। ये यानी हलीम हैदराबाद की मैं कह रहा हूँ, हैदराबाद की डिश नहीं है ये। यहाँ पहले अरब आए, अच्छा। हाँ हाँ। तो अरब यूं आए कि आपको तो मालूम है, तारीख आपकी निगाह में है, अरब के लोगों का हाल ये था कि बहुत गुर्बत में और उसरत में बसर हो रही थी वहाँ लोगों की। कुछ यहाँ हैदराबाद तो उनको इमदाद जाती थी, ये जो मदीना बिल्डिंग है जी। वो उन्हीं के इमदाद के लिए बनी हुई है। बाद में कभी अर्ज करूँ, अब ये मौजू से हम बहुत दूर हटते जा रहे हैं, वापस आते जा रहे हैं। सही। ऐसे तो ये दास्तां कभी ख़त्म ना हो। तो वहाँ से कुछ लोग जहाज़ों में मुलाजमत करते हुए, खलासी की मजदूरी की मुलाजमत करते हुए हिंदुस्तान आ गए। बहुत सारे ममालिक में गए हैं, हिंदुस्तान भी आ गए। जब हिंदुस्तान आए तो यहाँ उतरे केरला के साहिल पर, वहाँ से कुछ लोग केरला में रह गए, कुछ दूसरी रियासतों में। दरअसल उनकी निगाह में वो रियासतें थीं जो खुशहाल हैं। तो ये तो हमारी हैदराबाद था ही खुशहाल, यहाँ चले आए। वो लोग जब आए तो वहाँ से अपने साथ अपना पहनावा भी लाए, अपने खाने भी लाए। होता ही है ये सही जी। ये चावल कोई हमारे मुल्क की पैदावार थोड़ी, ये आरिया अपने साथ लाए। सही बात। खैर छोड़िए इसको, फिर कभी सही। ऐसे छोड़ कर चल रहा हूँ मैं। तो वो उन्होंने गेहूं और गोश्त को यकसां पकाया, जी इतना पकाया कि गेहूं गल जाए जी और गोश्त भी उसमें मिल जाए। नमक मिर्च वो अपना हस्ब ज़ायक़ा डालते थे। उसको वो लोग कहते थे हरीस, हरीस कहते थे। अच्छा, अजीब ज़ौक़ था उनका, कभी उसमें शक्कर भी डाल देते थे या गुड़ डाल देते थे, तो वो हरीस मीठी भी हो जाती थी। जी यहाँ चौक में वहाँ एक अरब जो है ये हरीस बनाया करते थे, मेरे बचपन का जिक्र है ये। जी जी। तो जिनको हरीस खाना हो वहाँ जाते थे, वो हरीस खाते थे। हलीम ईरानी है, अच्छा ईरानी नजात है। जी तो ये भी वही है, गेहूं और गोश्त ये है, जी लेकिन इसमें गेहूं को कूट कर उसका छिलका निकाल दिया जाता है जी। और आधा एक तिहाई पाव होने तक के उसको छींटा दे के कूटा जाता है। फिर इसमें गोश्त डाला जाता है। हैदराबाद कहाँ चुपका रहने वाला, यहाँ के लोगों की जबान का क्या कहूँ, यूं चटखारेदार जबान ऐसी कि इनको जब तक के जबान पे चटखारा ना मिले, सादा खाना तो इनको रास ना आए। सही जी। इन्होंने उसमें घी डाला, जाफरान डाला, शाहजीरा डाला, वो टेस्टी होता गया। दालचीनी डाली, लौंग डाले, बड़ी इलायची डाली, छोटी इलायची डाली, थोड़ा सा जौस दिया, थोड़ा सा जौतरी दिया और दे के उसको गोश्त को डालकर भट्टी में इतनी आग लगाई कि गोश्त की नस नस अलग हो गई और वो उसके साथ यकजान हो। नमक मिर्च का तो कहना क्या, जी। कहीं नमक कुछ, कहीं नमक कुछ, कहीं की मिर्च का जायका कुछ, कहीं की मिर्च का जायका कुछ। ईरानियों में इतना ज़्यादा मिर्च का जायका नहीं होता था, लेकिन जब हैदराबाद में बनी हलीम तो उसमें ये सब सारे जायके जब पड़े जी। और उसके बाद ऊपर से घी का डोरा जो दिया गया, असली घी, बीदर का। मेरे बचपन में 4 रुपए का सेर मिलता था क्या बात। और गेहूं रुपए के 4 सेर मिलते थे। हलीम का बड़े से बड़ा कटोरा जी 8 आने में, 8 आने 50 पैसे को कहते हैं, जी। ये मिल जाया करता था। मदीना होटल सबसे पहले वहाँ जो होटल बनी वो हुसैन जाबित ने खोली थी। ये ईरानी थे, अच्छा। वहाँ से आए, उन्होंने यहाँ होटल खोल लिया। हलीम सबसे पहले हैदराबाद में हुसैन जाबित ने बनाई। अच्छा मेरा अंदाज़ा है, ये मुझे सही सन तो याद नहीं है, मगर ये बात शायद 1948 की है, 49 की है या 50 की है। अब मुझे एग्जैक्टली वो ईयर याद नहीं है, जी लेकिन बस वहाँ से हलीम का दौरा शुरू हुआ। जी। लेकिन बनती सिर्फ रमज़ान में थी, रमज़ान से हटकर नहीं बनती थी। तो उसके बाद ये हुआ
कि उनकी हलीम कोई 5 साढ़े 5 बजे से लोग लेके जाते थे बंधवा के, खाते तो नहीं थे वहाँ। इसलिए कि उस जमाने में रोज़ों का एहतराम इतना होता था कि अगर कोई बूढ़ा आदमी, कोई मुसाफिर शहर में आ गया हो और किसी होटल में उसको खाना खाना पड़े तो होटलों पर पर्दे डाल दिए जाते थे। एहतराम रमजान में जी होटलों पर पर्दे डाल दिए जाते थे, तो खाने का तो सवाल नहीं पैदा होता था इफ्तार से पहले। जी और इफ्तार के बाद का हाल ये होता था ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा कह लीजिए, जी हलीम खत्म। अब ये मार्केटिंग जब ऐसी थी, इसका डिमांड ऐसा था, जी। अब सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा था, डिमांड। तो उनका देखा देखी कुछ और लोगों ने भी शुरू की। आज 3 चीज़ें एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो गई हैं। हैदराबाद, हलीम, रमज़ान। रमजान जी। सही बात। हैदराबाद, बिरयानी और डबल का मीठा। जी। सही। तो ये तो हलीम की ये तारीख है। जी अब तो बहुत मिल रही है, गली गली, कूचा बिल्कुल। कूचा, नुक्कड़ नुक्कड़ आपको हलीम मिल रही, लेकिन मैंने भी खाई है, खाता हूँ कभी कभार। तो आप इतने टाइम में आप जो बता रहे हैं कि गली गली कूचे कूचे में हलीम मिल रही, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका कौन सा ऐसा फेवरेट स्पॉट है जहाँ पर आप मजे की हलीम ए बिटिया छोड़ो मेरी बात, खाक पड़े मेरे पसंदीदा नुक्कड़ पर। मेरी जबान तो ऐसी हो गई है, जी पहले पानी पीता था, गंडी पेट का पानी, लगता था कि कौसर की कोई नहर उसमें मिला दी गई है। ऐसा शीरी के गले से उतरे तो ठंडक की एक लहर पेट तक जाए। अब कुछ खाता हूँ तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या कुछ मिला हुआ है। सही। पहले जो असली घी होता था उसकी जगह सुनता हूँ कि ये सूरजमुखी के फूल को, सनफ्लावर हाँ, वो ऑयल। कशीद करके उसका भी सारा कुछ निकाल के पानी की तरह, तो तुम लोगों ने उसका अरख निकाल के उसको कहते हो ये तेल है, हाँ, रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल कहते हो उसको। और ऊपर से वो उसका कोई मशहूर ब्रांड है, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा है। हाँ, सफोला है। खुदा सलामत रखे। उसको देखूं कि पानी को देखूं, ना खुशबू ना जायका, जी और ऊपर से डॉक्टर ये कहते हैं कि ये खाने से ठीक। तो मैं तो बिटिया छोड़ चुका सब चीज़ें। कभी कहा कभार मेरा जी ललचाता है तो चमचा 2 चमचे खा लेता हूँ, लेकिन वो बात कहाँ जो उस जमाने में थी। तो अब मेरा कोई फेवरेट पॉइंट तो नहीं है, नहीं रहा। वरना मैं बतलाता तुम लोगों के, तुम जाके वहाँ खा सको। अब तो नहीं है। और क्या बेटे? जी, जैसे अब हलीम और हरीस का सिलसिला ख़त्म हुआ है यहाँ पर रमज़ान के साथ, और हम ईद की प्रिपरेशंस की बातें कर रहे थे, जिसमें से कुछ चीज़ें यहाँ पर अभी बाकी हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है कि ईद का चांद हमने देख लिया है, मेहंदी लग गई है, चूड़ियाँ खरीद लिए गए हैं, और सारी बहुएं जो अपना अपना काम बांट लिए हैं। अब ख़त्म के बस ईद है सुबह में और नमाज़ों की तैयारी हो रही है, तो कैसा माहौल होगा घर का और फिर मस्जिदों का? साथ साथ ये भी है कि बाज़ारों से जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो वो बाज़ार कैसे रहेंगे? अच्छा जी इधर फजर हुई, जी बच्चे तो जल्दी ही जाग पड़े, सही। सबने नए कपड़े पहने जी जी और पहनकर ईदगाह की तरफ चल पड़े। उस जमाने में जो ईदगाह थी मेरे लड़कपन में, जी वो थी मादन्ना पेट में कुतुब शाह की बनाई हुई ईदगाह। जाहिर है आबादी कम थी, बस्ती के बाहर वो बनी। बात तो यहाँ मीर आलम के तालाब के पास भी ईदगाह बन गई, उधर इधर लोग तो यूं समझो कि थाली फेंको तो सरों पे जाए। ईदगाह में इतना हुजूम। अच्छा, बच्चे कब पीछे रहने वाले, हाँ तो एक दिन पहले ही से अपनी अपनी सवारियों को मुख्तस कर लेते थे, और जिनकी जो सवारियां थी वो तैयार भी हो जाती थी। उसमें पहले बुजुर्ग बैठ गए, फिर जवान बैठ गए, और जो जवान बच्चों को जगह न मिली हो तो पहले बच्चों को बैठा दिया जाए। जवान कभी अपनी साइकिलों पर, कभी पैदल चले। ये चले जाते थे। जी न मोटरें थी, न मोटरसाइकिलें थी, और बस जुग दर जुग सब ईदगाह को जा रहे हैं। और इधर ईदगाह में नमाज हुई, ईदगाह के बाहर मेले लगे हुए हाय, जी हैं। मेले लगे हैं। बच्चे
साथ ईदगाह से निकल के नौजवान अपने साथियों से मिल रहे हैं, बूढ़े अपने साथियों से मिल रहे हैं, अधेड़ उम्र के लोग। यानी एक फारसी का शेर है जिसे कुनत हम जिन्स परवाज, कबूतर बाज बाज, जिसे तुम लोग अंग्रेजी में कहते हो कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लाई टुगेदर। हैं? तो यूं निकल पड़े। बच्चे खिलौनों को देख के मचल गए। क्या उस मेले में झूले वगैरह भी होते थे? हाँ, होते थे। अच्छा। झूले होते थे, खिलौने होते थे, खेल तमाशे होते थे, मदारी होते थे। आखिर सबको अपना अपना पेट अजीज था ना, ईद का मौका था। खैराताम थी, फकीर होते थे, हाँ, सब कुछ होते थे, मगर उसमें अमीर गरीब सभी होते थे ना, ईद में भी। और तुम पूछना चाहो सर तो मैं इस सिलसिले को कल फिर रवां करूं, मगर आज मैं सिर्फ इतना कह के आप लोगों से रुखसत चाहूं। अच्छा, पूछ लीजिए सर। एक चीज़ इसी चीज़ को लेकर कि वो ईद, क्योंकि जैसे कहते हैं कि 7 दिन ईद चलती है, और आजकल हमें ऐसा लगता है कि हम ईद की नमाज अदा की और उसके बाद बिज़ी हो गए। क्या उस टाइम ये था कि टोली बनकर घर घर जाना और ये पैगाम और ये दावतों का सिलसिला जो क्या वो उस टाइम था जो आज हम देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है? ये एक क्वेश्चन नहीं है सर, ये एक मौजू है। जी हाँ, ये एक मौजू है जी। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं सर, तो ऐसे लग रहा है कि अभी है ना मैं बहुत पीछे गई हूँ, या फिर यूँ कहिए कि मेरे मैं अपने कानों से देख रही हूँ और आंखों से सुन रही हूँ। खुश रहो, जीती रहो। क्या जुमला कहा है तुमने? अदब में इजाफा है आपका ये जुमला कि तुम कानों से देख रही हो और आंखों से सुन रही हो। मैं शायद इतना लायक आदमी नहीं हूँ जितना खुशकिस्मत हूँ कि जुमला मैं आपसे सुन पाया। इसको फिर हम मुसलसल करेंगे अपने नाज़रीन के लिए। जरूर सर, वो जरूर। तशना है। और देखो, आपकी तरफ देख भी रहे हैं कि आप अगला सवाल क्या करने वाली हैं। जी, जी। लेकिन हम इस आतिशे शौक को थोड़ा सा हवा दे दें। मैं आज की हद तक ये कहना चाहूँ कि मेलों में तो हम गए ईद के बाद। जिनको खिलौने चाहिए थे उनको खिलौने मिल गए। हर उम्र के लोगों को, बच्चों को, लड़कों को, नौजवानों को। अब किसकी ईद क्या होती है ये मैं अगली मर्तबा आपसे मुलाकात में कहूँगा कि किसके लिए ईद किसको कहते हैं। कभी किसी की दीद हो जाए तो भी वो ईद हो जाए, क्या बात, ठीक है। सही। लेकिन मैं उस बच्चे के लिए सोच रहा हूँ कि जिसके लिए कहूँ कि माँ बाप बहुत रोए, घर आके अकेले में मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। तो नाजरीन, ये थे आज हमारे साथ अल्लामा एजाज फर्रुख साहब, जिनसे हमने हैदराबाद और हैदराबाद के रमज़ान के बारे में बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ सीखा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। मगरिब से इजाज़त इल्मी को तो लो, लेकिन अपनी तहजीब का दामन न छोड़ो।